गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है फॉस्टर केयर। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो हैं उन्होंने रिलीज़ की हैं रिवाइज्ड मॉडल फॉस्टर केयर गाइडलाइंस 2024। और अब इन गाइडलाइंस के तहत सिंगल इंडिविजुअल्स को भी अलाउ किया जाएगा कि वो फॉस्टर कर सकेंगे किसी चाइल्ड को या अडॉप्ट कर सकेंगे आफ्टर 2 इयर्स। ठीक है। तो फॉस्टर केयर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कि एक चाइल्ड टेम्पररी रहता है अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ या फिर अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स के साथ। इंडिया में चिल्ड्रन जो है अबव द एज ऑफ 6 ईयर्स उनको फॉस्टर किया जा सकता है। और जो कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रह रहे हैं या फिर उनके जो गार्डियंस हैं वो अनफिट हैं, तो जो है उनको फॉस्टर केयर में रखा जा सकता है। माइनर्स जो इन कैटेगरी में आते हैं वो हार्ड टू प्लेस या फिर चिल्ड्रन हैविंग स्पेशल नीड जो हैं उनको भी फॉस्टर किया जा सकता है। ठीक है। तो अगर हम गाइडलाइंस देखिए 2016 की जिनको अपडेट किया गया है, उसमें पूरा प्रोसीजर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स बताया गया था कि कैसे जो है वो फॉस्टर केयर किया जाएगा। इन गाइडलाइंस के तहत चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 18 ईयर्स जो है वो उनको फॉस्टर केयर में रखा जा सकता है, जिनके पेरेंट्स जो हैं वो उनकी केयर नहीं कर सकते हैं या फिर जो चिल्ड्रन जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रह रहे हैं। ठीक है। चिल्ड्रन जो एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स के हैं उनको जो है वो फॉस्टर केयर में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उनको तो अडॉप्शन के लिए रखा जाता है। ठीक है। तो नीड की क्या क्यों ज़रूरत थी इसको गाइडलाइंस को जो है वो रिवाइज़ करने के लिए? तो इन गाइडलाइंस को इसलिए रिवाइज़ किया गया है क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2021 और मॉडल रूल्स 2022 के बाद ज़रूरत थी कि इन फॉस्टर केयर रूल्स को भी जो है वो अपडेट किया जाए। तो इन गाइडलाइंस जो है के हिसाब से जो सिंगल इंडिविजुअल्स थे उनको पहले जो है वो अलाउ नहीं किया गया था जो है फॉस्टर करने को, जबकि वो चिल्ड्रन को अडॉप्ट कर सकते थे। ठीक है। लेकिन अब जो न्यू गाइडलाइंस हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मैरिटल स्टेटस, जो चिल्ड्रन को है फॉस्टर केयर में रखने का जो है वो फैसिलिटी सिंगल अनमैरिड विडो डाइवोर्सी लीगली सेपरेटेड जो है इंडिविजुअल्स को मिल सकती है। और एक सिंगल वुमन जो है वो तो किसी भी जेंडर के चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन एक मैन जो है वो सिर्फ मेल चाइल्ड को ही जो है वो अडॉप्ट कर सकता है या फॉस्टर कर सकता है। अब जो फॉस्टर पेरेंट होगा वो मिनिमम ऑफ 2 इयर्स जो है वो जो है चाइल्ड जो है एक बार अगर वो फॉस्टर केयर में आई एम सॉरी, जो फॉस्टर पेरेंट है उसको दो 2 साल मिनिमम 2 साल तक जो है वो फॉस्टर केयर में रहना होगा, एज अपोज टू 5 इयर्स अर्लियर। ओके। गाइडलाइंस ये भी कहती है कि अगर मैरिड कपल जो है वो चाहते हैं फॉस्टर करना किसी चाइल्ड को, तो उनका खुद का रिलेशनशिप जो है वो कम से कम 2 साल तक स्टेबल होना चाहिए। एज ऑफ फॉस्टर पेरेंट्स जो है वो 35 साल रखी गई है मिनिमम। ओके। और रिवाइज गाइडलाइंस इसके बारे में ज़्यादा स्पेसिफिक हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक पोर्टल बना दी गई है इन फॉस्टर पेरेंट्स के लिए, केयरिंग्स नाम की, कि इस पर वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बेसिस पर उनको चाइल्ड जो है वो फॉस्टर करने के लिए मिल सकता है। तो इम्प्लीकेशंस ये हैं कि लगभग 1600 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो फॉस्टर केयर में जाने के लिए स्टेट्स और यूटीज़ में एक्सक्लूडिंग गोवा, हरियाणा और लक्षद्वीप जो है वो रेडी हैं। और इससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी लोगों को कि कैसे वो एक चाइल्ड को एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉस्टर केयर के लिए इन गाइडलाइंस से। तो ये चेंजेस जो हैं वो और ज़्यादा लोगों को एनकरेज करेंगे कि वो चाइल्ड अडॉप्शन की तरफ भी मूव करें। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो रोल आउट कर रहा है नॉवल BPALM रेजिमेन ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी के अगेंस्ट। तो ट्यूबरकुलोसिस क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि इनहेलिंग ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफ और स्नीज से होता है। तो ये क्योर किया जा सकता है अगर राइट एंटीबायोटिक्स मिल जाएं। तो ट्रीटमेंट के बाद टीबी जो है वो ऑलमोस्ट ऑलवेज क्योर हो जाता है और लगभग 6 से 18 महीने का ये एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है। और कई तरह के एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाता है बिकॉज सम फॉर्म्स ऑफ टीबी जो है वो रेजिस्टेंट होती हैं सर्टेन एंटीबायोटिक्स को। तो ट्यूबरकुलोसिस जो इंडिया में है
उसमें अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट टीबी पेशेंट्स ड्यूरिंग 2021 जो है वो लगभग 19 लाख से ज़्यादा थे। इंडिया में लार्जेस्ट शेयर है ग्लोबल टीबी बर्डन का। इंडिया ने नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम भी निकाला है ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके रिजॉल्व को, जिससे कि हम टीबी एपिडेमिक को 2025 तक कंट्री से जो है वो इरेडिकेट कर सकते हैं। एक न्यू नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन भी निकाला गया ताकि टीबी को एंड किया जा सके। ठीक है। तो अगर हम रोल आउट ऑफ न्यू रेजिमेन फॉर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि ट्रीटमेंट आउटकम्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है टीबी पेशेंट्स की उनको इम्प्रूव करने के लिए जो है प्लान है। टीबी पेशेंट्स जो है उनको ऑलरेडी जो 40 कंट्रीज़ में है उनको ऑलरेडी ये जो ड्रग रेजिमेन है वो मिल रहा है और ये बहुत इफ़ेक्टिव भी प्रूव हुआ है। अब जो ये BPALM है इसके अंदर बेडाक्विलिन, प्रेटोमेनिट, लिनेजोलिड और कभी कभी मॉक्सीफ्लोसिन जो है वो दी जाती है। तो ये इन सब का कंबाइंड नाम ये BPALM रेजिमेन बना है। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इससे इंडिया का जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है एरेडिकेट करने का टीबी को 2025 तक, उसको बूस्ट मिलेगा। और ये 6 महीने का ट्रीटमेंट होगा, लेस एक्सपेंसिव है दैन स्टैंडर्ड केयर। और BPALM रेजिमेन में देखा गया है कि सक्सेस रेट 89% रहता है विद इन 6 मंथ्स एज़ कम्पेयर टू 52% जो स्टैंडर्ड केयर में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो RBI ने रिसेंटली एक फ्रेमवर्क इशू किया है रिकॉग्नाइज करने के लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को इन फाइनेंशियल मार्केट्स। तो ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? जनरली ये नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ होती हैं जो मेंबर्स सेम उस इंडस्ट्री के ही मेंबर्स जो हैं वो बनाते हैं ताकि वो उन कंपनीज़ को इंडस्ट्री में जो है वो अच्छे से गवर्न कर सकें। और ये रूल्स और स्टैंडर्ड्स भी बनाती हैं ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, और कोड ऑफ कंडक्ट बनाती हैं या कंडक्ट ऑफ एंटिटीज़ बनाती हैं अपने उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में। और ये टिपिकली कोलैबोरेट करती हैं सभी स्टेक होल्डर्स के साथ रूल्स और रेगुलेशंस को फ्रेम करने में। जो ये सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेसेस होते हैं ये एडमिनिस्टर किए जाते हैं इम्पार्शियल मैकेनिज़म्स के साथ, और जो है अपनी सिर्फ इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को ही नहीं बल्कि ये लार्जर इंटरेस्ट को भी केटर करती हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है कुछ जो है वो पावर्स भी इनको दे देती है कभी कभी कि ओवरसाइट करने के लिए। एक तरह से ये वॉचडॉग का भी काम करते हैं कोई भी फ्रॉड या फिर अनप्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए। पर्पस क्या होता है इन ऑर्गेनाइजेशंस का कि अपने आप को अंदर से ही गवर्न कर सके और इनको कंट्री के गवर्नेंस से जो है वो दूर रखा जा सके। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पार्वो वायरस 1819। पार्वो वायरस B19। ये टॉपिक आपके जो है सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो US सेंटर्स फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने एक हेल्थ एडवाइजरी इशू की है रिगार्डिंग द कंसर्न ऑफ पार्वो वायरस B19। तो ये एक हाईली कंटेजियस और कॉमन इलनेस है जिसको हम स्लैप्ड चीक इलनेस भी कहते हैं क्योंकि इससे क्या होता है रेडनेस ऑफ चीक्स हो जाती हैं। तो इसको फिफ्थ डिसीज़ भी कहा जाता है क्योंकि हिस्टोरिकली इसको फिफ्थ नंबर पर लिखा जाता था लिस्ट ऑफ कॉमन चाइल्डहुड इलनेसेस में। वायरस जो है ये स्प्रेड होता है एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से जब एक इन्फेक्टेड पर्सन कफ या स्नीज़ करता है, और ये स्प्रेड होता है ब्लड और या फिर कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट से भी। प्रेग्नेंट पीपल जो हैं वो पार्वो वायरस को स्प्रेड करते हैं फीटस में भी थ्रू प्लेसेंटा। मोस्ट चिल्ड्रन पार्वो वायरस इन्फेक्शन माइल्ड रहती है और कम ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ एडल्ट्स में इन्फेक्शन सीरियस भी हो सकता है। पार्वो वायरस इन्फेक्शन जो है वो कुछ प्रेग्नेंट वीमेन में सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी दे सकता है फीटस को, और ये इन्फेक्शन जो है बहुत सीरियस भी हो जाती है पीपल विद सम काइंड ऑफ एनीमिया में। मोस्ट पीपल जो है पार्वो वायरस इन्फेक्शन में उनके कोई साइंस ऑफ और सिम्टम्स नहीं होते हैं। जब ये सिम्टम्स अपेयर भी होते हैं तो बहुत डिफरेंट होते हैं, ग्रेटली वेरी करते हैं। पार्वो वायरस की इन्फेक्शन जो है वो यूजुअली माइल्ड होती हैं और अपने आप चली जाती हैं। ट्रीटमेंट जो है यूजुअली इन्वॉल्व होता है सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल जियो साइंस अवार्ड। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स देने वाले हैं 2023 के, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट और एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं ये फील्ड ऑफ जियो साइंसेज में। इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इंस्टीट्यूट किया था 1966 में, और
ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उन इंडिविजुअल्स को जो है वो या टीम्स को ऑनर किया जाए जिन्होंने जियो साइंसेज में कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे कि मिनरल डिस्कवरी या एक्सप्लोरेशन, माइनिंग टेक्नोलॉजी या मिनरल बेनिफिशिएशन, फंडामेंटल या अप्लाइड जियो साइंसेज में। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जिसने की कंट्रीब्यूशन दिया जियो साइंसेज में वो एलिजिबल रहता है इन अवार्ड्स के लिए। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिलता है ऑफ कोर्स, और ये अवार्ड एक सिंबल है रिकॉग्निशन का और एप्रिसिएशन का इन एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस का जिन्होंने ऐसे फील्ड में एक्सीलेंस, डेडिकेशन या इनोवेशन दिखाई है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मियावाकी मेथड। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है एक वन महोत्सव प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है सैपलिंग्स को प्लांट करके मियावाकी मेथड के थ्रू। मियावाकी मेथड जो है एक मेथड ऑफ एफॉरेस्टेशन है जिसको जापानीज बॉटनिस्ट प्रोफेसर अकीरा मियावाकी ने डेवलप किया। इसमें क्या होता है, दो या चार जो है वो सैपलिंग्स जो है इंडिजिनस ट्रीज़ के विद इन एवरी स्क्वायर मीटर जो है प्लांट किए जाते हैं। ये डेंस प्लांटिंग की वजह से क्या होता है, सीडलिंग्स जो होते हैं वो क्विकली ग्रो हो जाते हैं, और ये क्योंकि कंपीट कर रहे होते हैं वो सनलाइट के लिए। ये ओनली जो नेटिव स्पीशीज़ होती हैं वो जो है वो उस एरिया में जो नेचुरली होती हैं बिना ह्यूमंस की इंटरफेरेंस के, उन्हीं को ही चूज़ किया जाता है प्लांटेशन के लिए। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीशीज़ है ये ध्यान में रखी जाती है पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन की थ्योरी का हिसाब से, कि मतलब जो स्पीशीज़ बिना ह्यूमन की हेल्प के या बिना ह्यूमन की इंटरफेरेंस के भी जो है वो उग सकती है, उसी को ही चूज़ किया जाता है उगाने के लिए। तो ट्रीज़ जो हैं वो सेल्फ सस्टेनेबल होते हैं, अपनी फुल लेंथ में ग्रो होते हैं विद इन 3 ईयर्स, और मियावाकी फॉरेस्ट जो है वो 10 गुना तेज़ी से या 30 गुना जो है डेंस होते हैं, और 100% मोर बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है, गोल्स जो हैं मियावाकी टेक्निक के उसमें वो ये हैं कि हम बायोडाइवर्सिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, इससे कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग कर सकते हैं, ग्रीन कवर को इम्प्रूव कर सकते हैं, लोअर कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को, और वाटर टेबल को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बन्नी ग्रासलैंड्स। ये टॉपिक भी इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक न्यू स्टडी के मुताबिक भुज में रिसर्चर्स ने देखा है कि कैसे जो है वो डिफरेंट एरियाज़ ऑफ बन्नीज जो हैं उनका हम यूज़ करके सस्टेनेबल ग्रासलैंड रिस्टोरेशन कर सकते हैं, और इकोलॉजिकल वैल्यू जो है प्राइमरी क्राइटेरिया जो है वो उसको रख सकते हैं। तो बन्नी ग्रासलैंड्स क्या हैं, ये लोकेटेड है नदर्न बॉर्डर ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। ये 22 एथनिक ग्रुप्स को भी जो है वो होस्ट करते हैं। होम है ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बहुत ज़्यादा। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और छारी धंध कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो इसी बन्नी ग्रासलैंड्स का ही पार्ट है, और कई तरह के मैमल्स जैसे नीलगाय, छिंकारा, ब्लैक बक, वाइल्ड बोर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम्स इन द वर्ल्ड हैं। मेनली ये सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेशन रहती है यहाँ पर, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होता है, ओवर ग्रेजिंग होती है, एग्रीकल्चर होता है, अर्बनाइजेशन होती है, और भी नेचुरल और ह्यूमन मेड रीजंस की वजह से यहाँ पर थ्रेट रहता है। और इन ग्रासलैंड्स जो है में लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर या फिर 24% ऑफ कंट्री का टोटल एरिया जो है वो इंडिया में ये ग्रासलैंड्स अकाउंट करते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is foster care. This topic is important for your social issues. So Union Ministry of Women and Child Development has released the revised Model Foster Care Guidelines 2024. This has now permitted single individuals to foster a child and adopt after 2 years, doing away with the rule that limited foster care to married couples. So, foster care is basically an arrangement in which a child is temporarily living with extended family or unrelated individuals. So, in India, uh, children who have been fostered have to be above the age of 6 years, living in child care institutions and having unfit guardians. Minors who are placed in the category of hard to place or children having special needs can also be fostered. So, we already had 2016 guidelines which detailed the procedures, roles and responsibility of those of stakeholders, and under those guidelines children in the age group of 6 to 18 years could be fostered whose parents were unable to take care of them due to any reason like mental illness, poverty or imprisonment, and those who were staying in childcare institutions will be placed in foster care. Children in the age group of 0 to 6 years will not be preferred because they will be considered for
adoption, okay, rather than foster care. So what is the need, what was the need to revise these guidelines? Of course, after the passing of Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act 2021 and the model rules thereof 2022, there was a need to change the guidelines, because single individuals were allowed to adopt children, but they were not allowed to foster them, okay. So, what are the key changes introduced in these revised guidelines? So, irrespective of the marital status, a person can have or a person can foster a child, whether or not they have a biological son or daughter. However, while a single woman can foster and eventually adopt that child or adopt a child of any gender, a man can only do so for male children, okay. After he or she has been in foster care for a minimum of 2 years, uh, the foster parent can adopt a child, okay. There are also guidelines for married couples who want to foster. So they would have to have a stable marital relationship of at least 2 years before they can foster a child. So with the 2016 guidelines, both spouses must be above the age of 35 years, and a, a registration portal has also been launched named Carings for the registration of the foster parents. So what will be the implications of these guidelines? So about 1653 children are in foster care in states and UTs excluding Goa, Haryana and Lakshadweep, and this will give more clarity to people who are accepting a child for foster care. These changes will also encourage more people to adopt to apply for child adoption. Okay. So the next topic is drug resistant TB. This topic is important for your governance section. So India is set to roll out the novel BPALM regimen for drug resistant tuberculosis therapy by training healthcare professionals in administering it. So tuberculosis is a bacterial infection which is spread through inhaling tiny droplets from the coughs or sneezes of an infected person. So TB is a potentially serious condition, but it can be cured if it is treated with the right antibiotics. So with treatment, TB can almost always be cured. A course of antibiotics will usually need to be taken for 6 to 18 months, and several different antibiotics are used because some forms of TB are resistant to certain antibiotics. So the total number of incident TB patients in India in 2021 were about 19.33 lakh, and India continues to hold the largest share of global TB burden. India's national TB elimination program is strengthened to meet the goal of ending the TB epidemic by 2025, and a new national strategic plan for tuberculosis elimination is also has also been launched to end TB by 2025. So, what will be the how can we see this rollout of the new regimen for drug resistant TB? So, this regimen is expected to significantly improve treatment outcomes and quality of life for TB patients. Currently, TB patients in nearly 40 countries have access to this new regimen, which has proven to be more effective. So this BPALM regimen is a new oral treatment for drug-resistant tuberculosis, and it is a 6-month regimen that combines bedaquiline, pretomanid, linezolid, and sometimes moxifloxacin. Okay, so this rollout is anticipated to boost India's National Tuberculosis Mission Program, Elimination Program, which aims to eradicate TB by 2025. BPALM regimen is a 6-month treatment compared to 18 months for standard care. BPALM regimen is less expensive than standard care, and BPALM regimen has a success rate of 89% within 6 months compared to 52% for standard care. Okay. So the next topic is self-regulatory organizations. This topic is important for your economy section. And so RBI has recently issued a framework to recognize self-regulatory organizations in the financial markets. So self-regulatory organizations are generally the non-governmental entities created by members of a particular industry or sector to help govern the companies on that industry. So the SRO sets and enforces rules and standards relating to the conduct of entities in the industry or the members of the industry. So they typically collaborate with all the stakeholders in framing rules and regulations. So these self-regulatory processes are administered through impartial mechanisms, and
an SRO is expected to address concerns beyond their narrow self-interest of the industry. So the government does delegate some aspects of the industry oversight to SROs as well. So they often work as a watchdog to guard against fraud or unprofessional practices. The purpose of these organizations is to govern from within while avoiding the ties to the country's governance. So the next topic is parvovirus B19. This topic is important for your social issues. So US Center for Disease Control and Prevention has issued a health advisory regarding the concerns about rise in cases of parvovirus B19, which is a highly contagious and common illness. It is also known as slapped cheek illness because it is because of the characteristic reddening of the cheeks it causes. So parvovirus infection is also known as the fifth disease because historically it was fifth in a list of common childhood illnesses characterized by a rash. So this virus can be spread through airborne droplets when an infected person coughs or sneezes. So it may also spread through blood or contaminated blood products. So pregnant people with parvovirus can spread the virus to the fetus through the placenta. In most children, parvovirus infection is mild and needs little treatment, but in some adults, the infection can be serious. So parvovirus infection in some pregnant women can also lead to serious health complications for the fetus, and this infection is more serious for people with some kind of anemia as well, okay, or some people who are having any compromised immune system. Most people with parvovirus infection have no signs or symptoms. When symptoms do appear, they vary greatly. Okay, parvovirus B19 infections are usually mild and they go away on their own. Treatment usually involves relieving the symptoms. Okay. So the next topic is National Geoscience Award. This topic is important for your governance section. President of India will be conferring the prestigious National Geoscience Awards for 2023 at Rashtrapati Bhavan. So this is one of the oldest and prestigious national awards in the field of geosciences. It was instituted by Ministry of Mines in 1966, and before the year 2009, these awards were called the National Mineral Awards. So these awards are given to honor those individuals and teams who are meant to, for who have made some extraordinary achievements or outstanding contributions in the field of geosciences, that is mineral discovery and exploration, mining technology and mineral beneficiation, fundamental or applied geosciences. So any citizen of India with significant contribution in the any field of geosciences is eligible for this award. So these awards are given under three categories. Lifetime achievement is also, of course, one of them. This award is basically a symbol of recognition and appreciation for exceptional individuals and organizations which have demonstrated excellence, dedication, and innovation in the realm of geosciences. So the next topic is Miyawaki method. This topic is important for your environment section. So our Chhattisgarh Forest Department has recently organized a Van Mahotsav program in Manindragarh, Chirmiri, Bharatpur district by planting saplings using the Miyawaki method. Miyawaki is a method of afforestation developed by Japanese botanist and plant ecology expert Professor Akira Miyawaki. So this involves planting 2 to 4 types of indigenous trees within every square meter, and due to this dense planting, the seedlings grow very quickly as they compete for sunlight. Only native species, remember this particular fact, that only native species which occur naturally in that area, in that particular area, without any need for humans or their interference, should be planted. And the selection of this species of plant is very important. So vegetation that would generally occur in any specific area without any human interference is selected. So in this method, trees become self-sustainable and they grow to their full length within 3 years, and Miyawaki forests thereby grow 10 times faster. They are 30 times denser, and they contain 100 times more biodiversity. So the goals of a Miyawaki technique include improving biodiversity, sequestering carbon, increasing green cover, lowering air pollution, and preserving the water table. Okay. So the next topic is bunny grasslands. This topic is important for your environment section. So recently in a new study, researchers in Bhuj have assessed the suitability of different areas of bunny for a sustainable grassland restoration, considering the ecological value to be the primary criteria. So bunny grasslands are located along the northern border of Kutch district in the state of Gujarat. So bunny is also home to the 22 ethnic groups, the majority of whom are pastoralists. So it is home to great biological diversity,
And Kutch Desert Wildlife Sanctuary and the Chari Dhand Conservation Reserve are part of the Banni grasslands. So it is home to mammals like the nilgai, chinkara, blackbuck, wild boar, golden jackal, etc. And what are the grasslands? These are one of the largest ecosystems in the world. They are distributed mainly in the semi-arid and arid areas, and they also include savannas, grassy shrublands, and open grasslands. They face the problem of degradation due to deforestation, overgrazing, agriculture, urbanization, and other natural and human-made reasons. And in India, grasslands account for approximately 8 lakh square kilometer, or about 24% of India's total land area. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.